हेलो फ्रेंड, MRK स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी की दिवाली अच्छी रही होगी। और 3-4 दिन आप तो वो आपकी मैं क्लास नहीं ले पाया, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि अब ये दिवाली का त्यौहार था तो सभी जानते हैं कि सभी लोग घर ही जाते हैं। तो कुल मिला के आपका IUCL की जो एग्ज़ाम है 6 नवंबर को, तो उसी के लिए जो मैथ की सीरीज़ चल रही थी 10 क्वेश्चनों वाली, तो उसी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि विपरीत दिशाओं में जा रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर सीधी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा क्या होगी। तो कुल मिला के दो ट्रेनें हैं, उनकी लंबाई दी हुई है और जो एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम है वो दिया है। तो यहाँ देखते हैं जो भी क्वेश्चन हो। तो यहाँ जैसे एक ट्रेन ए है और दूसरी ट्रेन क्या है बी, ये एक दूसरे को पार कर रही हैं। मानो एक की हाइट दी है 157.5 मीटर और दूसरे की दी है 152.5 मीटर। अब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो उसमें ये टाइम कितना लेती हैं 9.3 सेकंड। तो यहाँ मुझे निकालना है कि उन रेलगाड़ियों की चाल, संयोजित चाल निकालना है कि प्रति घंटा क्या होगी। तो देख लीजिए आप, ये कुल मिला के ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, तो दोनों की दूरियां क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 157.5 प्लस 152.5। अगर आप इसे काउंट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 और 5 10, 10 की 0, 7 और 2 9, 1 10 की 0, 5 और 5 10 और 1 11, 2 1 2 1 1 2 2 और 1 कितने हो गए 3। कुल मिला के ये कितना हुआ 310 मीटर। टाइम मेरा दिया है। अब ये गाड़ी है तो इसकी भी कुछ स्पीड रही होगी, जैसे S1 मान लो, और ये कोई गाड़ी है, इसकी स्पीड क्या होगी S2। तो दोनों की स्पीड जुड़ेंगी जब गाड़ियाँ विपरीत दिशा में होंगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब यहीं देख लीजिए आप, चाल हमें निकालनी है तो चाल हमारी क्या हो जाएगी S1 प्लस S2 और दूरी हमारी क्या हो जाएगी 310, क्योंकि D1 प्लस D2 होगा, तो D1 प्लस D2 अपॉन क्या हो जाएगा T। अब S1 S2 हमारा निकालना है, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू D1 D2 कितना है आपका 310, समय कितना है 9.3 सेकंड। अब इसे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा और 21 3 कितने होते हैं 93, अर्थात कितना बचा 100/3। ये तो आपकी जो चाल आई है वो किस में हुई मीटर पर सेकंड में, पर ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। तो हमें किस में निकालना पड़ेगा, संयुक्त चाल किलोमीटर पर आवर में। तो ये 100/5 है, वो सॉरी 100/3 है। अब हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि किलोमीटर पर आवर में हो जाए, तो इसमें कितने का करेंगे 18/5 का। तो आप देख लीजिए यहाँ 3 छिंगे 18 और 20 पंजे 100, 20 छिक्का कितने हो गए 120। ये क्या होगी किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो कुल मिला के यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन होती है तो दोनों गाड़ियों का क्या दिया है, डिस्टेंस अलग अलग दिया है, दूरी अलग, मानो उनकी लंबाई अलग अलग दी है, तो वो हमारी दूरियां कैसी हो जाती हैं संयुक्त हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को पार करेंगी तो अपनी अपनी लंबाई के बराबर करेंगी प्लस दूसरे की भी लंबाई करेंगी। तो ये टोटल दूरी आपकी 310 हो जाएगी। और फिर जो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, उसी में आप रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन होगा आपका कि एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक हो तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, परिमाप दिया है और जो तीसरी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ निकाल लीजिए, अगर ये 10 सेंटीमीटर अधिक है, अगर वो हम घटा देंगे तो हमारी तीनों भुजाएं परिमाप में से क्या हो जाएंगी, जो परिमाप में से 10 घटा दोगे तो तीनों भुजाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी।
जब इक्वल हो जाएंगी तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब इक्वल होंगी और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3, तो तीनों भुजाओं की माप कितनी मानो 90 हो गई, तो 90 में 3 का भाग दोगे निकल आएगा। ऐसे ही हल करते हैं हम। डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो पेन विदाउट पेन पेंसिल के। तो त्रिभुज का परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। अर्थात ये कोई मेरा ट्रायंगल दिया है, ये और ये इक्वल है, और ये कैसी है, ये 10 सेंटीमीटर ज़्यादा, मानो ये x है तो ये x है, ये कितनी हो जाएगी x + 10। जैसे नाम दे दो A B C। तो इस तरीके से है। वैसे तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। तो त्रिभुज का परिमाप दिया। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाएं आपकी क्या है, x x और x + 10, यही तो है। और कितना दिया आपका 100। अब ये x + x ये कितने हो गए 3x, और 3x इधर कितने हो जाएंगे 100, 10 इधर घटा दो आप, तो ये 3x = कितने हो गए 90। अब यहाँ देख लीजिए x की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 30। अब x की वैल्यू 30 आ गई, लेकिन वो कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की मान बताइए। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है आपकी x + 10, तो x + 10 सबसे बड़ी भुजा क्या है x + 10। x की वैल्यू कितनी है 30, और 30 + 10 ये कितने हो गए आपके 40 सेंटीमीटर। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा 40। और वैसे डायरेक्ट निकालना चाहो तो जैसे ये 10 सेंटीमीटर देखें, दूसरा भी तरीका है। जैसे 10 सेंटीमीटर देखें और टोटल परिमाप कितना दिया है 100, तो 100 में से अगर हम 10 घटा दें तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो 100 - के 10 कर सकते हैं। अब ये तीनों भुजाएं कैसी हो गई बराबर। जब बराबर हो गई तो तीन का हम क्या दे देंगे भाग, तो ये कितना मिलेगा 30। अब सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है, तो बड़ी भुजा कितनी और थी 10 अधिक थी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आंसर 40। ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे एक व्यक्ति है जिसकी शांत जल में 5 किलोमीटर/घंटा की चाल से नाव चला सकता है। कोई व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से शांत जल में नाव चला रहा है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने और वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, उसकी धारा की गति 1 किलोमीटर/घंटा हो, तो वह स्थान कितनी दूर होगा। देखो यहाँ यदि व्यक्ति शांत जल में चलाता है तो नाव की चाल कितनी है 5 किलोमीटर/घंटा, और धारा की चाल कितनी है 1 किलोमीटर/घंटा, और वो उस स्थान तक जाने और वापस आने में कितना समय लेता है, केवल 1 घंटा। तो यहाँ देख लीजिए, जो नाव की चाल होती है उसे हम क्या मान लेते हैं b, और जो धारा की चाल होती है उसे हम क्या मान लेते हैं u। तो नाव की चाल किसमें, शांत जल में, कितना है v मान लो। धारा की चाल क्या होगी u। देखो जब हमारी कोई जैसे नाव शांत जल में है तो उसमें धारा की चाल को काउंट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो ये दोनों जुड़ जाती हैं, क्योंकि धारा भी अब खींच के ले जाएगी नाव को, और नाव तो पहले से चली रही है, तो कुल मिला के ये दोनों चाल जुड़ जाती हैं। और अगर विपरीत दिशा में आते हैं तो धारा की चाल कैसी होगी, विपरीत होगी नाव की चाल की अपेक्षा। तो वो दोनों कैसी हो जाएंगी, जब विपरीत हों तो घट जाएंगी इसमें। तो यह देख लीजिए, अब टोटल समय कितना ले रहे हैं आने और जाने में, आने प्लस जाने में लगा समय कितना है 1 घंटा। तो यहाँ निकाल लीजिए, हमें निकालनी क्या है दूरी। अर्थात नाव मानो एक तरफ से कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ आप निकाल लीजिए, दूरी को हम x मान सकते हैं। तो अब यहाँ एक फॉर्मूला बनता है कि चाल बराबर या समय बराबर, यहाँ पर निकाल लो, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे क्या हो जाएगा चाल। तो इसी फॉर्मूले से आप निकालो। जैसे देखो दूरी हमने क्या मान ली x, चाल हमारी कितनी है b + u, क्योंकि ये धारा की दिशा में ले जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगी b + u प्लस, क्योंकि टोटल समय दिया है ना, तो प्लस x
क्योंकि ये गया है, मानो x दूरी तय करने में उसकी चाल क्या हो जाएगी b प्लस यू। अब वापस आएगा तो क्या हो जाएगी b माइनस यू, और समय क्या ले रहा है 1 घंटा, तो यही तो हो जाएगा। अब x की तो वैल्यू x है ही, क्योंकि ये तो हमें निकालनी है। अब b और u का मान देखो, b का मान कितना है, ये दी है हमारी 5 और ये दी है 1, तो 5 किलोमीटर पर आवर और ये 1 किलोमीटर पर आवर। अब यह लगा लो, b का मान 5 और u का मान 1, तो ये टोटल कितने हो गए 6। यार ऐसे नहीं समझो तो डायरेक्ट रख लो, 5x/5 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x/, यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस के 1 बराबर 1। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 4, और ऊपर कॉमन क्या दिख रहा है x, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 और 1/4 और बराबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 12 ले लो या 24, जो भी आप मानो अच्छा समझो। जैसे यहाँ 4 का 1 से करोगे तो 4 हो जाएंगे, 6 का 1 से करोगे तो 6 हो जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, और ये x तो चल ही रहा है आपके 1 हो गया। अब यार ये 24 बन जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/10, अर्थात इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 2.4। अब ये आपका क्या आएगा किलोमीटर, अर्थात जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2.4 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद देख लीजिए आप, तो नाव की चाल दी है v 5 किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल दी है 1 किलोमीटर पर घंटा, आने और जाने में लगा समय 1 घंटा है, दूरी निकाल ली, दूरी x मान ली, तो ये फॉर्मूले में रख दो x/b प्लस यू, ये धारा की दिशा में जा रही है नाव, और ये धारा की विपरीत दिशा में नाव आ रही है, दोनों का समय कितना लगता है 1 घंटा, इनकी वैल्यू रखो और सॉल्व करो तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन कि 1750 रुपये मूलधन पर 7 वर्षों के बाद एक निश्चित ब्याज की रकम ब्याज प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो अब और कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। मानो कोई धन है, जैसे मूलधन को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, तो उसका लिख लिया P, कितना दिया 1750 रुपये, 1750 रुपये दिया है। अब यहाँ देख लीजिए आप 1750 दिया है, अब वो क्या कह रहा है, और दिया समय कितने के लिए दिया है 7 वर्ष, समय को हम T मान लेते हैं। अब 7 वर्ष के लिए दिया, अब वो ये कह रहा है कि इस धन को हम 2% और अधिक पर देते तो मुझे कितना अधिक धन मिलता या कितना अधिक ब्याज मिलता। तो यह देख लीजिए, अगर 1 वर्ष में, ब्याज तो साधारण ही है, 1 वर्ष में कितने परसेंटेज अधिक मिलेगा 2%, तो 7 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हो जाएगा 2% की दर से 7 वर्ष में कितना हो जाएगा 2 × 7 अर्थात 14% हो जाएगा। अब 14% हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। हमें नहीं पता कि पहले क्या दिया था क्या नहीं दिया था, ये दिया है कि हाँ 2% अधिक मिलता है 7 वर्ष के लिए, तो हम डायरेक्टली लगाएंगे यही वाला। तो 2% अधिक मिलता है, और कितने साल के लिए 7 साल के लिए, तो टोटल हुआ 14, और 14% हमें अधिक प्राप्त होता। तो ये किसका 14% निकाल लो 1750 का। अब 1750 का 14/100 आप करोगे, जो भी है आंसर वही हो जाएगा आपका। तो यहाँ निकाल लीजिए आप, 0 से 0 खत्म, 5 से काटो तो 5 × 3 = 15 और 5 × 25। अब ये 2 बार कटे और 2 × 7 = 14, 7 का इससे मल्टीप्लाई करो तो 35 × 7, जो भी आए आंसर वही हो जाएगा। 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, 21 और 3 कितने हुए 24, अर्थात यही आंसर हो जाएगा आपका। तो कुल मिला के ये आपको लंबा नहीं खींचना है, ये पता है कि 1 वर्ष में 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें, तो 7 वर्ष में कितना मिलेगा 14%। 14% किस पे मिलेगा 1750 पे, 1750 का 14% निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन
एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि यह 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 बक्से रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। रखे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या है? तो कुल मिला के ये लासामासा का क्वेश्चन है। यहाँ आप देख लीजिए, जैसे यार वो प्रत्येक बक्से में 3 रखता है, 4 रखता है, 5 रखता है या 6 रखता है तो उसके पास कितना शेष बचता है? 1। अगर वो प्रत्येक बक्से में 7 रखता है तो कुछ शेष नहीं बचता है। तो यहाँ सबसे पहले हम 3, 4 और 5 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो 3, 4, 5, 6। अब इन सब का एलसीएम लो तो 2 से 2 सबसे पहले छोटी संख्या से देंगे, अगर नहीं जाता है तो उसके बाद बड़ी से। 2 से 2 3 में जाएगा, नहीं जाएगा तो 3 का कितना बचेगा? 3। 4 में जाएगा तो 2 बचेगा। 5 में जाएगा तो 5। 6 में जाएगा तो कितना? 3। जितने बार भी जाता है डिवाइड वो यहाँ लिखते जाते हैं। अब यहाँ 2 से 2 तो 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। 2 एकन 2। अब 2 में 5 का नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। अब यहाँ किससे करेंगे? 3 से। तो 3 एकन 3, इसमें जाएगा तो शेष 1 ही बचेगा। 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। 3 में 1 बार। अब यहाँ 5 से 2 तो 5 का आप दोगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। 5 एकन 5, टोटल 1 होना चाहिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 पंजे 60, अर्थात एलसीएम हमारा कितना मिला? 60। पर वो क्या कह रहा है कि इनसे हम भाग देते हैं, 3, 4, 5 से भाग देते हैं तो 1 शेष बचता है। तो ऐसी वो संख्या बताओ जो 7 से विभाजित हो जाए, अर्थात 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। तो हम यहाँ क्या करेंगे? कोई भी मान लेंगे कांस्टेंट, जैसे k है +1। ये मेरा फॉर्मूला बना, जैसे 60k + 1। अब इसमें k की वैल्यू आप पुट करते जाओगे, 1, 2, 3 जो भी हो। अब यहाँ k की 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 61। मानो 60 रखोगे k की वैल्यू, 60 का 1 से गुणा करोगे तो 60 + 1 हो जाएगा। 2 से करोगे तो 60 दूनी 120 + 121 हो जाएगा। ऑप्शन में देखते चलो, 121 आपका ऑप्शन नहीं है, 106 है, 301 है, 309 है, 400। अब हम 300 के समथिंग देखेंगे तो 300 के समथिंग कब आएगा? जब यहाँ हम 5 रखेंगे। तो 5 रखेंगे तो 6 पंजे 30 और 1 31, वो 6 पंजे 30, अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा? 5 रखोगे तो 6 × 5 + 1, 6 पंजे 30, अर्थात ये कितना हो गया? 300 + 1, और ये कितना हो जाएगा? 301। अगर 301 हमारा ऑप्शन है तो ये क्या होगा? यही सही होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही निकाल लेते हैं। हमेशा एलसीएम निकालो, एलसीएम में जो भी कह रहा है कि जोड़ दो, उसका कोई कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट की वैल्यू रखते जाओ। जो भी आंसर मिले कि हमें किसके नियर बाई प्राप्त हो सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, उसी हिसाब से रखते जाओ। जो भी आंसर आए वही आपका होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर भी 26% का लाभ कमा लेता है। एक वस्तु जिस पर 280 रुपये मूल्य अंकित है उसका वास्तविक लागत क्या होगा? मानो हमेशा जो छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है? आपके अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर, अर्थात एमआरपी पर। तो एमआरपी कितना दिया है उसका? 280। अब वो क्या कह रहा है? अगर 280 पे 10% की छूट देता है फिर भी उसे कितना मिल जाता है? 26% उसे मुनाफा होता है। तो कुल मिला के ये बताइए आप कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है अर्थात लागत मूल्य है वो कितना होगा? सीपी हमें ज्ञात करना है। डिस्काउंट दिया है कितना? 10%, और 10% देने के बावजूद भी उसे 26% का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो डिस्काउंट किस पे देंगे हम? तो सीपी पर डायरेक्ट निकाल लीजिए। डिस्काउंट किस पे देंगे? 280 पे। अगर 10% कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर 10% डिस्काउंट दिया तो उसका मूल्य कितना रह गया? 90 ही तो रह गया। मानो 100 था, 10 कम कर दिया तो कितना रह गया? 90। तो 90/100 कर लोगे। अब उसे लाभ कितना होता है? फिर भी उसे कितना लाभ होता है? 26%। अगर 26% लाभ होता है तो 100% है, और 26% लाभ और होता है तो कितना हो गया? 126। तो अर्थात यहाँ क्या कर लोगे? 100/126। अब 100 से 100 क्या हो जाएंगे? ख़त्म।
अब यहाँ आप काट लीजिए, काटो, ये 7 से काटो, 7 चक 28 और 7 एकन 7, 7 अट्ठे 56। अब हमें पता है 9 और 18 हैं, तो 9 एकन 9 और 9 दूनी 18 और ये 2 से कितने हो जाएंगे 20, 20 यहाँ बचे और 10 वो बचे, अर्थात 20 ढाई 200, अर्थात जो सीपी होगा वो आपका कितना होगा 200 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो एमआरपी दिया है हमेशा छूट एमआरपी पे दी जाती है। तो एमआरपी का जैसे 10% छूट दी है तो 280 का कितना कर देंगे हम, 10% छूट देने के बाद क्या बचेगा 90 और 90/100 कर लेंगे। अब इतने के बावजूद उसे कितने का लाभ होता है 26 का, तो 26 क्या होगा 100 से और ऊपर जाएगा, 100% से और ऊपर जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे 100/126 कर दोगे, 100 से 100 खत्म हुआ, काट पीट करके जो भी आंसर आए वो क्या बचेगा आपका 20 × 10, तो 20 ढाई 200, यही मेरा सीपी होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन, 3 नल एक हौज को क्रम से 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। चौथा नल उस हौज से 30 लीटर पानी पर मिनट निकालता है। चारों नल एक साथ खोल देने पर हौज 36 मिनट में भर जाता है, तो हौज की क्षमता क्या होगी। कुल मिला के ये है कि 3 नलों के, इसमें 4 नल हैं, वो 3 तो भर रहे हैं, चौथा खाली कर रहा है। प्रत्येक का टाइम दिया है कि कौन सा नल कितने घंटे में वो मिनट में भर सकता है, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए। जैसे 4 नल मैंने मान लिए कि वो क्या है मेरा ABCD है। जैसे कोई पहला नल है वो A है, तो इधर से लिखते हैं, तो A है, A कितने में भरता है 30 मिनट में, मिनट में नहीं लिख रहा हूँ। और B है वो कितने में भरता है 45 में, और C है वो कितने में भरता है 60 में, और D यहाँ दिया नहीं है, D की हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ D लिख लेते हैं। पर वो एक चीज़ और कह रहा है उसमें कि अगर चारों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक है वो 36 मिनट में भर जाता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे A + B + C प्लस क्या हो जाएगा मेरा D। अब यहाँ प्लस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस, ये 3 नल हैं भर रहे हैं, चौथा नल है वो खाली कर रहा है, तो इसे हम कैसा लेंगे माइनस लेंगे। और ये सब कितने में कर रहे हैं, जब चारों नल खोल दिए जाते हैं तो क्या होता है 36 मिनट में भर जाता है, अर्थात इन सब का एलसीएम लोगे तो इसमें देखो चाहे 30 में भी देखो 180 आते हैं, और 40 का भी अगर हम पारा पढ़ेंगे तो भी क्या आएंगे 180 आएंगे, वो सॉरी 45 के में भी 180 आएंगे, 60 के में भी 180 आएंगे और 36 के में भी 180 आएंगे। तो कुल मिला के इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ आप देख लीजिए, अगर 30 का भाग दोगे 180 में तो इसकी क्षमता है वो कितनी बन जाएगी आपकी, कितनी यूनिट आ जाएगी 3 18 6, और 45 का दोगे तो कितना 4 बार जाएगा, और 60 का दोगे तो कितना बार जाएगा 3 बार, और 36 का दोगे तो कितने बार जाएगा 5 बार। तो इन सब की ये क्या है अलग अलग कैपेसिटी आ गई है। तो यहाँ आप देख लीजिए, खाली ए नल कितना करता है 1 मिनट में 6 यूनिट, और बी ये सबका अलग अलग कैपेसिटी दी हुई है। अब यहाँ इसी हिसाब से आप देख लीजिए, एक ही आप लिख लीजिए, जैसे एक कितना दे रहा है 6, टोटल ये आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 13। अब ये 13 दे रहे हैं, अगर ये चारों खोल दिए जाते हैं तो केवल 5 ही रह जाता है, अर्थात हमें इससे भी पता चल सकता है कि ये 13 हैं और यहाँ टोटल 5 ही मिल रही है, तो इसकी हमें पता चल सकता है कि इसका कितना होगी क्षमता 8 यूनिट होगी। या वैसे निकाल लीजिए आप, ए की 6 है और बी की कितनी है 4 और सी की कितना है 3। अब डी का एक्स मान लीजिए आप, और टोटल कितना मिलना चाहिए मुझे 5, 6 4 10 और 3 13, और 13 माइनस के एक्स = 5। अगर 13 को मानो 5 को इधर ले जाओ, एक्स को इधर ले जाओ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और ये एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी डी की वैल्यू होगी, या यहाँ डी आप कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगी डी की वैल्यू हो जाएगी, और डी की वैल्यू कितनी है ये 8। तो हमें अगर हम ये 8 इसकी वो क्षमता है तो 8 का यहाँ भाग दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये इतने मिनट में भर सकती है। तो 180 वो खाली कर सकती है, 180/8 करोगे जो भी आए, आप 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 चक 16, 4 पंजे 20, अर्थात ये कितने 45/2 मिनट में खाली कर सकती है। और इस नल की क्षमता क्या दी है कि 1 मिनट में 30 लीटर ये पानी बाहर निकालती है। तो टैंक की क्षमता बताना है, तो 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकालती है
1 मिनट में डी कितना पानी निकलता है? डी पानी निकलता है मानो 30 लीटर। तो 45/2 मिनट में कितना डी निकालेगा? तो 45/2 इंटू 30, ये काट दो 15, 15 पंजे 75 और 15 चक 60, 60 और 7 कितने होते हैं? 67। ये आपका क्या आ गया? लीटर। अर्थात यही आपका क्या होगा? आंसर। जो टैंक की क्षमता है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 675 लीटर। तो यह तीनों की मानो 3 का दिया है और चौथे का 1 शामिल दिया है, तो कुल मिला के ये निकाल लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट करेंगे और जो भी आंसर आए वो आपके सामने। कि 10 व्यक्ति 60 घरों में मानो रंग रोगन का काम करते हैं और वो, सॉरी ये दोबारा क्वेश्चन पढ़िए आप। यदि 10 व्यक्ति 60 घरों में रंग रोगन 120 दिन में करें तो 5 व्यक्ति 30 घरों का रंग रोगन कितने दिनों में करेंगे? मानो 10 व्यक्ति हैं, वे 60 घरों को रंगते हैं कितने? 120 दिन में। तो 5 व्यक्ति 30 घरों को कितने दिन में रंगेंगे? तो ये आपका कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, करना चाहो। वो ये होता है MDH अपॉन W। अब यहाँ डबल डबल दिया हो तो 1 2 लगा देते हैं, जैसे MDH अपॉन W। अब इधर लगा दो 1 1 1 और इधर लगा दो 2 2 2। तो MDH ये होता है आपका मंथ, ये होता है डे और ये होता है हावर। वैसे ही यहाँ है और W क्या हो जाएगा? वर्क। तो ये सारा फुल फॉर्म है। मानो ये इसके ये सिंबल दिए हुए हैं, जैसे M फॉर मंथ हो गया, D फॉर डे हो गया, H फॉर हावर हो गया, W फॉर वर्क हो गया। तो इसी से निकाल लो। पहले उसने क्या दिया है कि 10 व्यक्ति हैं, 60 घरों को रंगने में 120 दिन लेते हैं। अब पहला देख लीजिए, व्यक्ति कितने हैं? 10। मंथ ले लो या डे आवर दिया है तो यहाँ पे वो देख लो, ये मैन होंगे, सॉरी मैन हो गए यहाँ। अब 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति आपके कितने हो जाएंगे? 10 दिए हैं। अब वो कितने दिन में करते हैं? 120 दिनों में। और कितने घरों का रंग रोगन करते हैं? 60 घरों का। तो वो ये कह रहा है कि कितने दिनों में 30 घरों का रंग रोगन करेंगे। और व्यक्ति कितने हैं? 5। और कितने दिनों में? तो यह हुआ और 30 घरों का, 30 घर भी दिए। अब ये काट लीजिए आप, इससे ये काट लो तो 30 दूनी 60 और इससे ये कट जाएंगे और 12 से ये कट जाएंगे, 12 ढाई 120। अर्थात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। और x क्या था? दिन ही तो थे, तो 120 क्या हो जाएंगे? डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो M फॉर मैन हो गया, D फॉर डे हो गया, H फॉर आवर हो गया। मानो कितने व्यक्ति हैं, कितने दिन में काम करते हैं, कितने घंटे करते हैं और कितना करते हैं। तो यही है आपका, उसी हिसाब से आप रख लीजिए। ये आपका 10 क्या है? 10 व्यक्ति हैं, कितने दिन काम किया है? 120 दिन काम किया है। कितने घरों को रंगा है? 60 घरों को रंगा है। व्यक्ति कितने? 5। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालने हैं? दिन। अब 5 व्यक्ति हैं, कितने दिन काम करते हैं? तो कितने दिन का मतलब x मान लिया मैंने। और कितने घरों को रंग रहे हैं? 30 दिनों को रंग रहे हैं। कुल मिला के सॉल्व करोगे, आंसर आपका 120 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जैसे 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तो यहाँ आप समझ लीजिए, पहले दिया है और प्रत्येक कक्षा में 40 बढ़ जाते हैं तो कितना अनुपात हो जाता है वो भी दिया है। पहले दिया है 2:3:5, प्रारंभ में विद्यार्थियों का अनुपात, प्रारंभ में विद्यार्थियों का अनुपात।
कितना दिया है, 2:3:5, यही तो दिया है, 2:3:5 ये दिया है। अब वो ये कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में अगर 40 विद्यार्थी आ जाएं तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7, अर्थात 40 विद्यार्थी आने से प्रत्येक कक्षा में +40 विद्यार्थी होने पर अनुपात, मानो प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए तो अनुपात कितना हो गया, 4:5:7। अब यहाँ एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ भी देखो अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ भी अंतर देखो कितने का है, 2 का, यहाँ भी अंतर देखो अंतर कितने का है, 2 का। तो हमें ज़्यादा गणना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 2 का अंतर आ रहा है तो विद्यार्थियों में अंतर कितने, अगर अनुपात में 2 का अंतर आ रहा है तो विद्यार्थियों में अंतर कितने का आ रहा है, 40 बढ़े हैं तो 40 का आएगा। तो हमें ये मान सकते हैं कि कोई अनुपात होता है तो उसका क्या होता है, मल्टीपल में कोई अनुपात दिया हो तो उसका एक गुणक मान लेते हैं। जैसे दोनों का अंतर कितना है, 2, तो 2 मान लिया। अब इसका कोई गुणक क्या ले लिया, x या k, जो भी मानना चाहो आप, k मान लो। अब ये अंतर कितने के बराबर होगा, 40 के। यहाँ प्रत्येक में देखो 2 का ही अंतर दिखाई देगा, कितने का, 2 का, और इसे ही हम क्या मान लेंगे, k, 2k। अब 2 के बराबर 40 है तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब यहाँ प्रारंभ में पूछ रहा है विद्यार्थियों की संख्या, प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या, तो प्रारंभ में मुझे अनुपात भी देखना पड़ेगा। प्रारंभ में अनुपात कितना था, 2:3:, जैसे मान लो, जैसे 2 के, 3 के और 5 के, यही तो था प्रारंभ में, देखो आप। अब 2 और 3 5 और 5 कितने हुए, 10 के, और 1 के की वैल्यू कितनी है, 20, तो 10 × 20, ये कितना हो गया आपका, 200। अर्थात प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट निकालना चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। हमें पता है कि कितना अंतर आ रहा है, 2, तो 2 बराबर 40 के, तो 1 बराबर कितना हुआ, 1 कितने के बराबर हुआ, 20 के, और टोटल ये जोड़ लो प्रारंभ में कितने हुए, 10, 2 3 5 और 5 10, और 10 का आप 20 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 200। यही आपका आंसर है। देखो, एक विशेष प्रकार के उर्वरक में 2 रसायन A, B 2,5 के अनुपात में हैं। यदि ऐसे 21 किलोग्राम उर्वरक में रसायन A की मात्रा 3 किलोग्राम और मिला दी जाए तो नए उर्वरक में रसायनों A, B का अनुपात क्या होगा। जैसे 2 रसायन हैं, उनका प्रारंभिक अनुपात दिया है, और फिर क्या होता है उसमें, जैसे A और B है तो A में क्या मिलाया जाता है, 21 किलोग्राम और मिला दिया जाता है, तो उसका नया अनुपात क्या हो जाता है, नहीं सॉरी 3 किलोग्राम और मिला दिया जाता है तो उसका नया अनुपात क्या होगा। जैसे प्रारंभ में कोई 2 रसायन हैं, उनका टोटल वेट कितना दिया है, 21 किलोग्राम। जैसे कितना दिया है, 21 किलोग्राम। आप समझने की कोशिश करेंगे, इसमें ना तो कोई फॉर्मूला हम यूज करेंगे और खाली कॉन्सेप्ट होगा। आप समझ लो, टोटल वेट कितना दिया है, 21, और 21 को किस में बांटा है उसने, A और B में। तो A दिया है और B दिया है, इनका रेशियो कितना दिया है, A और B का रेशियो कितना दिया है, 2:5, यही तो दिया है, 2:5 दिया है। अब यहाँ देख लो कि 2 और 5 कितने होते हैं, 7, और 7 बराबर कितना दिया है, 21, और तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। अर्थात मुझे ये पता चल गई कि 1 की वैल्यू कितनी है, 3। या यहाँ लिखना चाहो तो देख लो, 2 और ये कितना हुआ, यहाँ आप निकाल सकते हो। तो जैसे A की वैल्यू कितनी है आपकी, 2, B की 5, तो अर्थात ये कितना हो जाएगा आपका, 2 × 3 अर्थात 6 किलोग्राम ये है। और यहाँ भी निकाल लो, ये 5 × 3 तो 5 3 15 किलोग्राम ये है। तो हमें पता चल गया A कितना है, 6 किलोग्राम, और B कितना है आपका, 15 किलोग्राम। 15 और 6 कितने हुए, 21। अब वो ये कह रहा है कि A में 3 किलोग्राम की मात्रा और बढ़ा दी जाए, तो A में 3 किलोग्राम बढ़ा दो। अब ये टोटल कितना हुआ, 9, और ये टोटल कितना रहा, जितना था उतना ही। तो
अब 15 और 9 का रेशियो निकाल दो, 3 त्रिक 9 और 3 पंजे 15, अर्थात ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए अनुपात बी, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जितना भी दिया है और उसके अनुपात में तोड़ लो कि इसकी मात्रा ए की 6 किलोग्राम हुई, बी की 15 किलोग्राम हुई। अब बढ़ कौन रहा है, ए कितना 3, तो 3 जोड़ लो, टोटल कितना हुआ 9, और इधर पहले तो था ही 15, 15 ही फिर है, तो आप 3 से काट दो, ये 3 बार और ये 5 बार, यही हमारा क्या हो जाएगा रेशियो। तो कुल मिला के ये 10 क्वेश्चनों की सीरीज थी, तो आपका ये आखिरी क्वेश्चन समाप्त होता है। इसी के साथ आप सभी से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसा हम आप सभी के साथ आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने के लिए मानो सहयोग कर रहे हैं, तो उसी तरह एक आपका भी एक वो बनता है, फ़र्ज बनता है कि हमारा भी सभी का सहयोग करें। तो कुल मिला के हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस चैनल को, ये हमारा नहीं आपका भी है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। तो इसी के साथ अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।